आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। 5 दिनों का महामोर्चा और आंदोलन सकल मातंग समाज का आज आज़ाद मैदान में उन्होंने स्थगित किया। लगातार 5 दिनों से महाराष्ट्र शासन से शेड्यूल कास्ट के अंदर दिए गए उप वर्गीकरण के बेनिफिट्स को और उनके पर्स और बेनिफिट्स को लेने के लिए लगातार महायुति सरकार से निवेदन किया गया, लेकिन मातंग समाज को कोई भी इसमें ठोस निर्णय नहीं मिला। भारत में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्रित कई योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध है। इस पहलों का उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना और एससी समुदाय के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कल्याण को बढ़ावा देना है। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्रों और संबंधित सुविधाओं का वितरण हम करने वाले हैं। सबसे पहले सकल मातंग समाज ने शिक्षा के लिए जो है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई है। चलिए अब देखते हैं संविधान में शिक्षा का क्या महत्व है और सही मानों में शिक्षा के रूप में उप वर्गीकरण किसे कहते हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं विदेश में अध्ययन सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कोचिंग। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग योजनाएं उपलब्ध है, जिसे उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने में मदद मिलती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उप वर्गीकरण का है वो है योग्यता उत्तयन। अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता उत्तयन जैसी कार्यक्रम कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए उपचारात्मक और विशेष कोचिंग प्रदान करते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो है आवासीय शिक्षा। शीर्ष योजना मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष निजी आवासीय विद्यालयों में सीटें प्रदान करती है। इसके बाद में चौथा एडवांटेज जो है वो है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। यह छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके बाद में है आय सृजन योजनाएं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवार संस्थागत वित्त और सब्सिडी के माध्यम से आय सृजन गतिविधियां करते हेतु सहायता के पात्र है। इसके बाद में जो एडवांटेज है शेड्यूल कास्ट उप वर्गीकरण में वो है कौशल्य विकास। अनुसूचित जाति की व्यक्तियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्यक्रम और योजनाएं उपलब्ध है। इसके बाद में जो एडवांटेज है शेड्यूल कास्ट के उप वर्गीकरण में वो है उद्यमिता विकास। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम NSFDC अनुसूचित जाति समुदाय के उद्यमियों को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करता है। इसके बाद में जो एडवांटेज है वो है बुनियादी ढांचा विकास। जिन गांवों में अनुसूचित जाति की अच्छी आबादी महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा है वे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अनुदान के प्राप्त है। इसके बाद में जो एडवांटेज है वो है अनुसूचित जाति उप योजना के विशेष केंद्रीय सहायता CCPC को SCA। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। यह संयुक्त योजना अनुसूचित जाति की आबादी के समग्र विकास पर केंद्रित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है शेड्यूल कास्ट के उप वर्गीकरण में। यह संवैधानिक निकाय अनुसूचित जातियों के
हितों की रक्षा और भेदभाव एवं अन्याय से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए कार्य करता है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आरक्षण। सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व और समान अवसर सुनिश्चित करना है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्वास्थ्य। अनुसूचित जाति उप योजना SC/ST के अंतर्गत अनुसूचित जाति की आबादी की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आवंटन किया जाता है। इसके बाद में है आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जैसी योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जातियों सहित सभी के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। ये भारत में अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध कुछ सुविधाएं और योजनाएं हैं। सरकार इस समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति और समग्र कल्याण को और बेहतर बनाने के लिए कई पहलुओं को विकसित और कार्यान्वित करती रहती है, लेकिन महाराष्ट्र के मातंग समाज के हित में जो है सरकार ने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। सकल मातंग समाज के सारे कार्यकर्ता आज मुंबई के आज़ाद मैदान में महायुति सरकार से डिमांड किया है कि सरकारी नौकरियों की जो भर्ती होने वाली है उसमें मातंग समाज के युवाओं को ज़रूर जो है रिक्रूटमेंट दी जानी चाहिए। मातंग समाज के हित के लिए लगातार जो है सरकार से उन्होंने निवेदन किया और उन्होंने कहा है कि उप वर्गीकरण के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो पर्क्स, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस उन्हें दिए गए हैं उसे टोटली इग्नोर किया जा रहा है। इसीलिए मातंग समाज आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन और प्रोटेस्ट करने वाला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हमारे साथ अन्ना दगाटे जो कि सकल मातंग समाज के सीनियर पॉलिटिशियन है, वो काफ़ी दिनों से अपने कलीग के साथ मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शेड्यूल कास्ट आरक्षण को लेकर। शेड्यूल कास्ट आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर 3.2 मिलियन सकल मातंग समाज के लोग महाराष्ट्र में हैं। इनके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए, डिप्राइव्ड क्लासेस को उनके प्रेजेंट कंडीशन से उठाने के लिए 2013 से मातंग समाज के लोग लगातार महाराष्ट्र प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में लगातार धरने और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ मातंग समाज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये कहना है सकल मातंग समाज का। और आज काफ़ी सारे फियरिंग स्पीचेस देखने को मिले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें हाईलाइट करना है वो ये है कि चंद्रशेखर बावनकुले जो कि महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इनसे आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग भी होगी। आनंद बगर द्वारा एक मीटिंग भी स्थापित की गई, लेकिन उसमें कोई खास रिजल्ट बाहर नहीं आया। उसको लेकर सकल मातंग समाज काफ़ी नाराज है। पिछले आंदोलन में हमने देखा कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो मातंग समाज की कम्युनिटी है, आपके जो बच्चों का भविष्य है उसको लेकर लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप क्या है सकल मातंग समाज की? महाराष्ट्र सरकार से इंप्लीमेंट हो गई। देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक अध्यादेश निकाला है कि जो अनुसूचित जाति है इनमें जो 59 जाति है और 13% आरक्षण है उसका बाइफरकेशन करना, उसका उपवर्गीकरण करके समाज एक स्तर पर लाने का है और सब समाज में एक स्तर पर आएगा तब इस देश की प्रगति हो जाएगी। ऐसा अध्यादेश निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इस देश के इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस इस बारे में पूर्व गति से चल रहे, कासव की गति से चल रहे। उन्होंने एक समिति तो नियुक्त की है, जो आनंद बगर साहब है, विजिट ने वो न्यायमूर्ति है, उनके अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है, लेकिन कामकाज की जो शुरुआत होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और श्री बावनकुले साहब से नहीं हमारी बात हुई तो स्वयं देवेंद्र जी फडणवीस है, इनके साथ भी हमारे एक राउंड टेबल हो गया और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है
बाद में कल हमारे यहाँ गिरीश महाजन आए थे, गोवा वाले भी आए थे, अपोजिशन पार्टी के जयंत पाटिल आए थे, शशिकांत शिंदे जी आए थे। इन सब लोगों को इन्हें कहने का मतलब ये था है कि पूरे असेंबली को मालूम है हमारी वेदना क्या है, हमारा दुख क्या है, और ये होते हुए भी उस पर कोई इलाज नहीं हो रहा है। दुख की बात ये है कि ये शाहू फुले अम्बेडकर का पूर्वगामी महाराष्ट्र होते हुए भी यहाँ वर्गीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, आंध्र, तेलंगाना इस राज्य में हो रहा है। और ये दुख की बात है कि जिस महाराष्ट्र में नींव रखी है अस्पृश्यता हटाने की, उस महाराष्ट्र ही कई मुख्यमंत्री स्वयं देवेंद्र जी फडणवीस इस बारे में धीमी चाल चल रहे हैं। ये क्यों चल रहे हैं यही हमारे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमें उपोषण, मोर्चे, आंदोलन ये कर रहे हैं। गए हफ्ते में हमारा जेल भरो आंदोलन होगा, रात को हमें जेल में लेके गए। ऐसी बहुत सारी हमारी कठिनाई है और ये आज तक नहीं है। ब्रिटिश ज़माने में भी हमें ब्रिटिशों ने हाजिरी रखी थी, इसलिए हमें ज़मीन जायदाद नहीं है। आज देखा जाए तो सरकार नौकर भर्ती करने वाला है, तो हमारा जो बाइफर्केशन नहीं हुआ तो हम नौकर भर्ती में कैसे आगे जा सकते हैं। यानी इसका मतलब है आज तक एक समाज जो सब खा है वही समाज खाते रहेगा और हम ऐसे ही लिखते रहेंगे। तो इसके बैकवर्ड क्लासेस जो है उनका होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स, फाइनेंशियल स्कीम्स है, जो बेनिफिट्स है वो पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए। राज्य आंदोलन में भी मुंबई का प्रसिद्ध आधार मैदान पूरा हो चुका था और मानव समाज के जो सरकारी ये भविष्य अगर उन्हें अच्छी गवर्नमेंट बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो दर्शकों को ये बताइए कि फ़िलहाल जो फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी फैमिली जो गो थ्रू कर रहे हैं उससे उन्हें बाहर निकलना कितना इम्पोर्टेंट है? बाहर निकलना इम्पोर्टेंट ऐसे है कि जो 59 जाति में 13% है आरक्षण, उसका जो लाभ है, उसका जो आरक्षण में है वो हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए बाइफर्केशन किया तो 13% का कुछ टका हमें मिल सकता है। जब कुछ टका मिलेगा तो आगे आप हमें वो रास्ता मिलेगा कि हमारे अलग से दखल ली जाएगी। तो इसलिए हमें अलग से क्या ये किया, उसका बाइफर्केशन किया 13% में, तो हमारा लाभ हो जाएगा। जो हमें नौकरी में लाभ मिलेगा, जो हमारे बच्चे मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, उनको भी परसेंटेज का लाभ मिलेगा। इसलिए हमें वो आरक्षण वर्गीकरण होना ये हमारी ज़रूरत है। उसके ऊपर हम खड़े रह सकते हैं, जो कि आज हालात इतनी बेकार है। हमारे मातंग समाज के अनपढ़ लोग हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। इसका जो आपने सुशिक्षितता का ये लिखा है, लिटरेट का उसका परसेंटेज निकाला तो वो कम है। लास्ट क्वेश्चन आपसे है, जॉब अपॉर्चुनिटी करने के लिए पूरे महाराष्ट्र के मातंग फैमिली में कितने ऐसे बच्चे होंगे आई थिंक इनको बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए वो चाहते होंगे कि उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन इग्नोर हो रहे हैं ना। आज से नहीं, स्वतंत्रता जब से मिली संख्या कम से कम लगभग 80 लाख की है, क्योंकि जब 1960 में इसके लोग जनगणना हुई थी तब बौद्ध समाज ये 35.12 था और मातंग समाज 32.5 था, यानी 2% का था। लेकिन आज हम क्या हो गया है, आज के जनगणना ने 2011 के जनगणना में बौद्ध समाज की संख्या बताई 80 लाख की और हमारी बताई 28 लाख। तो ऐसे नहीं हो सकता है इस तल पर ऐसा कोई समाज नहीं कि उसके प्रजनन संख्या कम हो गई, लेकिन मातंग समाज की कैसे हो गई ये भी सब गोलमाल का कारोबार है। जैसे कि हमारे कुछ नुमाइंदे हैं, उनकी भी जात महार बतलाई है, तो ये सब हो रहा है। इसलिए हमारी जनसंख्या कम बतला रही, लेकिन 1961 में जो जनसंख्या है वो हमें जनसंख्या के आधार पर
बाइफरकेशन जो 13% में मान लो 5%, 6%, 7% ऐसे मिलने चाहिए, क्योंकि हम बहुत पिछड़े और हमारा बैकलॉग भी भर के निकलने चाहिए। ऐसे में हम सरकार से उम्मीद करते हैं, इसलिए हमारा बाइफरकेशन वर्गीकरण जल्द होना चाहिए। अभी मेरे बाद में हमारे नेता है प्रकाश जी चौहान, ये बात करेंगे। अगर बाइफरकेशन की बात हुई है, 60 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब की बात है। ये संख्या छोटी नहीं है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े समाजों में से एक का जो ऑक्यूपेशन है जिसको बोला जाए तो वो सकल मातंग समाज है। इतना इम्पोर्टेंट है बाइफरकेशन करना और उपलब्धि गवर्नमेंट जॉब की। पहले तो मैं जय महाराष्ट्र कहूँगा और बाद में मैं मराठी में आपको जय महाराष्ट्र मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे जो अन्ना भाऊ साठे थे, उन्होंने महाराष्ट्र में रहने के लिए जो आंदोलन महाराष्ट्र समिति का जो आंदोलन हुआ था, उनकी भूमिका बहुत अहम थी और उनकी वजह से महाराष्ट्र मुंबई में रह गया। ये जय महाराष्ट्र किसी का ये नहीं है, किसी का ट्रेडमार्क नहीं है। ये जय महाराष्ट्र है, ये हमारा ही है। हम जय लहू जी जय महाराष्ट्र, ये हमारा नारा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और अभी मैं आपकी बात पे आता हूँ बाइफरकेशन के जो 30% का जो पहला जो ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में निर्णय दिया कि ये आप इम्प्लीमेंट करो, मतलब गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंट करने का है। ये जो शासन है, शासन टाइम निकाल रहा है। अभी कई राज्यों में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इन राज्यों में उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट को मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती है? वो कौन सी भी कमेटी लगानी नहीं है, कमेटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी हमारे वक्ता ने कहा, मैं वकील नहीं हूँ, लीगल मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया है तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो सरकार उसमें से बीच रास्ता निकाल रही है। तो बदर कमेटी उन्होंने अपॉइंट की है। वो क्यों की है? क्योंकि डिफेमेशन होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसमें आपको डिफेमेशन होगा। ये सरकार ये बीच का रास्ता निकाल रही है। लेकिन हम इस सरकार कुछ भी करे वो तो ये आरक्षण किए बिना हम तो ठहरेंगे नहीं। हमारे और आपने पूछा कि हमारे स्टूडेंट कितने हैं, हमारे स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा समाज जो है, जो गरीब है, ग्रामीण भाग में जो रह रहा है वो गरीब है, बहुत गरीब है। अब उसको ये आरक्षण की मतलब 30% ये जो अवकड़ा की जो है उसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उनके पास अगर साधन शिक्षा निर्माण होगी तो वो आगे बढ़ सकते हैं एजुकेशन में। आज ग्रामीण भाग में हमारी जनता है, बराबर है, आज सब इंटरनेट का सब ये है जमाना है। अभी ग्रामीण भाग में नेट है, बिजली नहीं है तो नेट कहाँ से आएगा? तो हमारे बच्चे लोग नेट से कैसे वो पढ़ाई करेंगे? अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। हाँ, अपलिफ्टमेंट तो है, हाँ, और बाइफरकेशन तो होना ही चाहिए। और जो है रूरल एरिया में जो हमारे बच्चे हैं उनको जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वहाँ पहुँचाना है, तो सरकार ने ही पहुँचाना चाहिए। अगर नेट नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे क्या कंप्यूटर पे काम क्या करेगा? कंप्यूटर पे क्या सीखेगा? आगे क्या वो बोला सर, क्या कहना चाहोगे? आज आज़ाद मैदान में आपका धरना 5 दिनों से चल रहा था और आज उसकी समाप्ति हुई है, क्योंकि अधिवेशन आज खत्म हुआ है, तो इस विषय को लेके क्या कहना चाहोगे? पहिले नाव सांगा, नंतर बाकीचे. प्रकाश वाघमारे. आरक्षण आमच्या हक्काचं. तर या ठिकाणी 14 जुलै पासून ते आज 18 जुलैपर्यंत जो संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणि खास करून ठाणे मुंबईतून जो मातंग समाजाचा लोंढा
या आझाद मैदानावर साखळी उपोषणासाठी येत होता ते कशासाठी येत होता? खरं सांगायचं म्हणजे पाठीमागे याच्या अगोदर आझाद मैदानावर या गेल्या 2 वर्षापासून दौंडी मोर्चा झाला, मांगीर मोर्चा झाला, आता आक्रोश मोर्चा झाला आणि त्या प्रत्येक मोर्चामध्ये समाजाची जी प्रमुख मागण्या होत्या, ज्या समाजाच्या ज्या प्रमुख मागण्या होत्या त्या मागण्या अशा होत्या की मातंग समाजाचं अनुसूचित जातीचं आरक्षण जे आहे त्याचं उपवर्गीकरण करून मातंग समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये या सरकारनं आरक्षण दिलं पाहिजे. ही जवळजवळ गेल्या 30 वर्षापासून माननीय गोखले साहेब, माननीय विजय रेड्डी साहेब, माननीय मच्छिंद्र सकटे साहेब आणि जिजापासून अनेक महाराष्ट्रातील अनेक मान्यवर नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना ही मागणी मोठ्या प्रकर्षाने लावून धरलेली आहे. परंतु आत्तापर्यंत आमच्या हातामध्ये सरकारनं काहीच दिलेलं नाही, फक्त चालढकल करण्याचं काम केलेलं आहे आणि आमच्या तोंडाला फक्त पाणी पुसण्याचं काम केलं. सर 5 दिन हो गया, क्या इस बीच में किसी मंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई थी? आत्तापर्यंत सरकारमधली लोक इथं आली, त्यामध्ये माननीय मंत्री महोदय गिरीजी महाजन साहेब, जलसंपदा मंत्री काल इथं आले, त्यांना आम्ही निवेदन दिलं, पण खास करून सांगतो त्यांनी बी एवढा वेळ दिला नाही. त्यांनी या ठिकाणी एवढा मोठा समाज महाराष्ट्रामध्ये आहे, प्रचंड मोठा समाजाचा रेटा चालू आहे, तरी तुम्ही मंत्री महोदय साहेब तुम्ही या ठिकाणी वेळ थोडा जास्त देऊन आम्हाला आश्वासित करायला पाहिजे होतं. फक्त 1 मिनिटाच्या वरी तुम्ही वेळ दिलेला नाही. तसेच अनेक आमदार, खास करून आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब या पक्षाचे खासदार, नगर जिल्ह्याचे निलेश लंके साहेब खासदार, जे सर्वसामान्याचे नेतृत्व म्हणून आहे, ते या ठिकाणी आम्हाला बराच वेळ बसले आणि त्यांनी वेळसुद्धा दिला आणि आमच्या मागण्या समजून घेतल्या. साहेब तुम्ही या महाराष्ट्र सरकारकडे बी या मागण्या लावून धरा आणि संसदेमध्ये देखील हे आवाज आमचा उठवा. हे आमचा कशा प्रकारचा महाराष्ट्रामध्ये समाज आहे आणि हा समाजाची प्रमुख काय मागण्या आहेत. मुख्य म्हणजे हा आमचा समाज अत्यंत वंचित, उपेक्षित, अपेक्षित घटकातला समाज आहे. सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि आप लोगों की जो मांगनी है बहुत सालों से चल रही है. पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद 3 पहिए वाली सरकार आई, अभी फिर सरकार चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी तक आप लोगों को न्याय नहीं मिला है. तो इसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आज तो अधिवेशन खत्म हो चुका है, इसके बाद आप क्या जनता का आह्वान करना चाहोगे? आज या ठिकाणी जे अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन संपलेलं आहे, सरकारनं वेळोवेळी जे आमच्या तोंडाला पानं पुसलेले आहेत, चालढकलपणा करून दिशाभूल केलेली आहे. जे बी काही समाजाच्या माध्यमातून, मातंग समाजाच्या एकजुटीतून काही आंदोलनं झालेली आहेत, त्या आंदोलनातून योग्य मेसेज जायऐवजी थोडा कुठंतरी थातूरमातूर गेला आणि सरकार या ठिकाणी आम्हाला चालढकलपणा, परंतु आम्ही चळवळीतले अत्यंत लढाऊ आणि आक्रमक आणि उद्रेक आणि आक्रोश करणारे खरे कार्यकर्ते असल्यामुळे हा त्यांनी जर आमची मागणी मान्य केली नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल. मेरा आखिरी सवाल है, आज़ाद मैदान के जो सीनियर PI थे उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, पुलिस ने भी एक अच्छा लोगों की सहायता की और काफ़ी अच्छी मदद की, तो महाराष्ट्र पुलिस की शान में क्या कहना चाहोगे? महाराष्ट्र सरकारचं जे पोलीस आहे त्यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे भूमिका इथं केलेली आहे. आम्हाला अतिशय चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलेलं आहे. आम्ही हे जे आंदोलन गेल्या 14 तारखेपासून जे आम्ही लढत आहोत, हे आंदोलन अत्यंत संविधानिक पद्धतीनं कुठल्याही प्रकारचा कायदा हातात न घेता अत्यंत शांतताप्रिय पद्धतीनं आम्ही हे आंदोलन करीत आहोत. त्यामुळे इथलं जे संरक्षण खातं आहे, जे होम डिपार्टमेंट आहे, त्यांच्याही लक्षामध्ये आलेलं आहे की हा समाज हा अत्यंत आक्रमक आणि उद्रेक करणारा आहे, कधी बी उद्रेक करू शकतो, परंतु आम्ही कायदा हातात घेतला नाही, घेणार नाही. तेव्हा पोलीस बांधवाच्या बद्दल आमचं खूप चांगल्या प्रकारचं समाधान आम्हाला त्यांच्याकडून भेटलं. धन्यवाद. Ashok, we have seen that reservation in the sub-classes is very much important. Dr. APJ Kalam has rightly said that for the growth and development of a country, the nation of the youth needs to be utilized in the proper channel. And we as a Canadian, those people who have tried to achieve the impossible, they are the ones who have actually done it. It's a question of 13.2 million people from the Matang community. अब देखना ये है कि एजुकेशन कैसे मिले मानव कम्युनिटी के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा एक उनके टेबल में कैसे आता है. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार.